Hi friends, this is Deepsankar here, and today we are going to discuss on conservation of plants and animals. Okay, this is the 7th chapter of class 8 science. Actually मैं क्या सोच रहा हूँ, आई थिंक तुम सब सोच रहे हो क्या हम सेकेंड चैप्टर के बाद क्यों 7th चैप्टर में हम शिफ्ट हो गया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पहले हम बायोलॉजी रिलेटेड जो चैप्टर है तो उसको कवर कर लेते हैं, एंड उसके बाद जितना चैप्टर रह जाएगा, ठीक है, वो चैप्टर सबको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, हम उसको तो कवर करेंगे। बट ठीक है, चलो आज देखते हैं इस सेशन में हम कौन सा चीज़ को हम कवर करेंगे। तो पहले बोल देते हैं कौन कौन, तो चलो देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इस सेशन में प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है एंड उसको कहाँ पर कंजर्व किया जाता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ ये डिस्कस करेंगे डिफॉरेस्टेशन होता क्या है एंड उसका कॉजेस क्या है। ठीक है, अगर एंड थर्ड जो डिस्कस करेंगे इस सेशन में वो है ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, उसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आई थिंक तुम सब देख रहे हो कि जैसे कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, लखनऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर कुछ ऐसा नाम तुम सब देख रहे होगे। देखो ये जो नाम दिया गया है ये सब एक कंजर्व्ड एरिया होता है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस सब के बारे में हम देखेंगे, उसके ऊपर डिटेल्स में हम उसको स्टडी करेंगे। नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, बट नाउ हम सबको ये जानना होगा कि ये जो नेशनल पार्क, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होता है उसको बनाने का पीछे रीजन क्या है और पर्पस क्या है। ठीक है, क्या आंसर दिया गया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये सब जो जगह है, ये सब जो प्लेसेस है यहाँ पर फॉरेस्ट को एंड फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उस सबको कंजर्व किया जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है। और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए ये सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के जैसे प्लेसेस को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका एम क्या है ना, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करना एंड उसको कंजर्व करना। ठीक है, ताकि वो उस प्लेस में अच्छे से विदाउट डिस्टर्बेंस से वो अच्छे से रह सके। ठीक है, नाउ सी द, यहाँ पर कुछ टर्म यहाँ पर बोला गया है, जैसे फ्लोरा, यहाँ पर कुछ टर्म के बारे में बोला गया है, जैसे फ्लोरा और फौना। ठीक है, ये फ्लोरा और फौना होता क्या है। देखो ये जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वहाँ पर जो वो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट्स रहता है, वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं उसको कहा जाता है, एक टर्म पे उसको बोला जाता है, वो है फ्लोरा। ठीक है, किसको कहा जाता है, वहाँ पर जो प्लांट रहता है उसको कहा जाता है, सॉरी, वहाँ पर जो प्लांट रहते हैं उसको कहा जाता है फ्लोरा। और उस एरिया में जो एनिमल रहते हैं उसको कहा जाता है कि फना। ठीक है, पिक्चर में देख पा रहे हो तुम सब, ये जो प्लांट्स है इसको कहा जाता है
फ्लोरा, और जो एनिमल्स रहते हैं उसको कहा जाता है फौना, राइट। चलो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग, पॉचिंग, ओके, आर प्रोहिबिटेड देयर। क्या बोला गया है, ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ये जो सेंचुअरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के जैसा जो प्लेस है, यहाँ पर क्या क्या काम करना प्रोहिबिटेड है ना, प्लांटेशन करना, अब वहाँ पर प्लांटेशन नहीं कर सकते, ठीक है, वहाँ पर कल्टीवेशन तुम नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, पूचिंग नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तुम वहाँ पर जाके कोई भी एनिमल को हंटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नाउ तो अभी हम देखेंगे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या काम करना अलाउड है और क्या क्या काम नहीं अलाउड है, उसके बारे में देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। देखो ये एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा एरियाज होता है जहाँ पर एनिमल्स विदाउट डिस्टर्बेंस वहाँ पर अच्छे से रहते हैं, ठीक है। एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर एनिमल्स को विदाउट डिस्टर्बेंस से उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ओके। तो इसकी जुड़ी कुछ फैक्ट है, उसके बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। देखो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज तो अलाउड है, बट कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है इस प्लेसेस में, ठीक है। इस एरिया में क्या है, कैप्चरिंग करना, किलिंग करना, पॉचिंग करना, ये यहाँ पर तुम नहीं कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एरिया होता है उस प्लेस में तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो। किसी कोई एनिमल को कैप्चर करना और पोचिंग करना, ओके, ये तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, वो देख लेते हैं एक क्यों बनाया जाता है। एक्चुअली ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब ऐसा कुछ स्पीसीज होता है, ऐसा कुछ एनिमल्स होता है और कुछ वो प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है जो एबोलिश होते जा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, एंड उसका जो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, उसका जो एक्टिविटी, वो स्पीसीज का एक्टिविटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, अच्छे से मॉनिटरिंग करने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर वो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो अच्छे से रह सके एंड अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है, ताकि वो एबोलिश नहीं हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कम जो बायोलॉजिस्ट होता है और रिसर्चर्स जो होता है वो रिसर्च के पर्पस में यहाँ पर एक्टिविटी कर सकता है, ये अलाउड होती है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो उड़ीसा में है, एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो महाराष्ट्र में है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, हमारा इंडिया में तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके। तो अगर उसके बारे में हम तुम जानना चाहते हो तो गूगल में जाके सर्च करके देख लेना क्या क्या है। यहाँ पर हम उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वहाँ पर कौन कौन सा एक्टिविटी तुम कर सकते हो और कौन सा एक्टिविटी तुम नहीं कर सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। एक ऐसा बड़ा एरियाज होता है
ठीक है, जो प्रोटेक्टेड होता है किसके लिए, जो वाइल्ड लाइफ होता है, जो प्लांट्स होता है, जो एनिमल्स रिसोर्सेस वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ और एक है ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। जो ट्राइबल्स मतलब जो आदिम आदिवासी जो होती है, हमारा इंडिया में बहुत सारा आदिम आदिवासी होती है वो, ठीक है, मेजर संख्यक में तो नहीं होते, वो माइनर माइनर पे है होती है। ठीक है, तो उसका जो ट्रेडिशनल लाइफ होता है उसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है इस एरिया में। ठीक है, बायोस्फीयर जो एरिया होता है, रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसको 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जोन जो आता है वो है कोर जोन। ओके, क्या है, कोर जोन। ओके, सेकेंड जो आता है उसको कहा जाता है बफर जोन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बफर जोन। ओके, थर्ड जो आता है वो है मैनिपुलेशन जोन। क्या है, मैनिपुलेशन जोन। तो फर्स्ट जो आता है कोर जोन, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चलो, ये जो कोर जोन होता है ये लीगली प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट्स बोलो तो कोई भी एनिमल्स है वो विदाउट डिस्टर्बेंस से वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये जो इनर मोस्ट एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है। यहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है अनडिस्टर्ब्ड होता है। राइट, तो उसके बाद जो आता है बफर जोन। ठीक है, ये जो बफर जोन होता है एक कोर जोन का सराउंडिंग में होता है। ठीक है, जो सराउंडिंग होता है कोर एरिया का उसको कहा जाता है बफर जोन। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर रिसर्च के पर्पस में वहाँ पर जा सकता है, और जो स्टूडेंट्स होता है उसको वो लोग एडुकेशन के पर्पस में वहाँ पर जा सकता है, उसका एक्टिविटी वहाँ पर जाके कर सकता है। ठीक है, मतलब इस पर्पस में ह्यूमन वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है मैनिपुलेशन जोन। ओके, ये जो जोन होता है यहाँ पर ह्यूमन का जाना अलाउड होता है। ह्यूमन वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर रिक्रिएशन कर सकता है, वहाँ पर क्रॉपिंग कर सकता है, फॉरेस्टिंग कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड कोई कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का, जैसे है यहाँ पर नंदा देवी है उत्तराखंड में है, कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है, एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ऐसा रिजर्व एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ फ्रीली रह सकता है एंड वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लोरा और फोना जो होता है, जो प्लांट्स होता है, जो एनिमल्स होता है, उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क होता है तो यहाँ पर हिस्टोरिक कुछ प्लेसेस रह सकता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसा साइंटिफिक प्लेसेस रहते हैं जिसको प्रिजर्व किया जाता है ताकि उसको एडुकेशन पर्पस में हम यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल अलाउड होता है, वहाँ पर पीपल मतलब ह्यूमन बींग वहाँ पर जा सकता है। तो वहाँ पर जाके जो एनिमल्स का जो रोमिंग होता है, घूमना फिरना, तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा काम है, यहाँ पर कुछ ऐसा काम है जो अलाउड नहीं होता है, जैसे माइनिंग करना, हंटिंग करना। ठीक है, और फिशिंग करना। ये नेशनल पार्क जो एरिया होता है वहाँ पर ये सब काम, ये सब एक्टिविटी करना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर और एक काम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, नेशनल पार्क जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, वो नहीं कर सकते हो अगर वो कोई नेचुरल अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क होता है ये होता क्या है एक्चुअली, ये जो नेशनल पार्क जो रिजर्व एरियाज होता है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो होता है, जैसे फ्लोरा फाना अच्छे से इसको वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है एंड
वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस होती है, अगर होती है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। एंड वहाँ पर कोई ऐसे साइंटिफिक कोई भी चीज़ रहते हैं, ठीक है, जो ऐसा कुछ साइंटिफिक ऐसा कुछ प्लेस रहता है जो साइंटिफिक इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहते हैं, उसको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, राइट। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा काम है जो पीपल वहाँ पर नहीं कर सकता है, जैसे माइनिंग करना, हंटिंग करना एंड फिशिंग करना यहाँ पर अलाउड नहीं होती है। यहाँ पर पीपल जा सकता है ओनली पर्पस ऑफ जस्ट एनिमल्स का रोमिंग देखने के लिए, कैसे वहाँ पर घूमते हैं फिरते हैं, कैसे रहता है, वो एनिमल का जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसको देख सकता है जस्ट ओनली, ओके। और बाकी हम सब तो बोल दिया, तो देख लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ठीक है। नाउ सी द डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, मतलब पहले तो डिफॉरेस्टेशन, देखो कोई भी चीज़ का आगे अगर डी लगा देते हो तो डी मतलब क्या होता है, डिलीट और डिस्ट्रॉय, ओके। तो फॉरेस्टेशन तो डी ऑलरेडी, तो फॉरेस्टेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। देखो ये जो अर्थ होता है उसमें बहुत वेराइटीज़ का प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, ठीक है। ये जो मैनकाइंड का जो अगर हम जो मैनकाइंड है, ठीक है, उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए ये फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आज अगर देखें तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका सर्वाइव के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग बात हो गया डिफॉरेस्टेशन, ओके। ये डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है ना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, ठीक है। जहाँ पर फॉरेस्ट होती है उसको अगर हम क्लियर कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो वो जो लैंड होता है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। देखो ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है कुछ मैनमेड कॉजेस के वजह से होता है एंड कुछ नेचुरल कॉजेस के वजह से वो डिफॉरेस्टेशन होता है। तो पहले तो जान लेते हैं मैनमेड क्या क्या कॉजेस है यहाँ पर। देखो प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मैन कल्टीवेशन करने के लिए लैंड को प्रोक्योर करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं एंड उसके साथ साथ वहाँ पर बिल्डिंग भी बना सकता है, वो जो एरिया वो खरीद लेते हैं वहाँ पर वो बिल्डिंग बना सकता है। फैक्ट्रीज बनाने के लिए लैंड को यूज करते हैं, वहाँ पर जो ट्रीज होती है उसको काट देते हैं, ठीक है। और मन और मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, ठीक है। जहाँ वो जो ट्रीज होती है उसको फर्नीचर बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको काटते हैं सॉरी। एंड ये जो वुड होता है उसको फ्यूल के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब कारण है जो मैनमेड कॉजेस के अंडर में आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेचुरल कॉजेस बोला गया है, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है समर सीजन में, कभी कभी हम न्यूज में सुनते हैं फॉरेस्ट में आग लग गया है, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट फायर में हो जाता है, ठीक है। एंड सीवियर ड्रॉट्स, अगर बहुत दिन तक अगर बारिश नहीं हुआ तो ड्रॉट्स हो जाता है, सराउंडिंग्स होता है तो वो सूखे पड़ जाते हैं, तो उसके से भरे ड्रॉट्स हो जाए तो ये फॉरेस्ट जो होता है जो जहाँ पर पेड़ होती है वो मर जाते हैं, ठीक है। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रह सकता है, हम ह्यूमन बींग अगर पानी नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे, तो गाछ का वो जो पेड़ होती है वो कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है। कोई लैंड में अगर ट्रीज है तो उसको काट के हम क्लियर कर देते हैं, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ओके। तो फॉरेस्टेशन कैसे होता है ना, वो मैनमेड ऐसा कुछ कारण है तो उसके वजह से होता है एंड कुछ नेचुरल कॉजेस है, ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया। तो नाउ सी द डिफॉरेस्टेशन जो होता है तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेड़ को काटते रहेंगे तो उसका तो रिजल्ट आएगा ना, क्या रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ सी डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, ओके।
अगर हम ऐसे डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, ऐसे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होता जाएगा डे बाय डे, तो उसका क्या असर पड़ेगा ना, टेम्परेचर जो होता है, जो हमारा अर्थ में जो टेम्परेचर है वो बढ़ते चला जाएगा, एंड पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेगा तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, एंड इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर। ओके, ये तो बात सही है भाई। देखो, अगर पेड़ ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, हमारा एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। ओके, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो कैसे बारिश होगा? ठीक है, वो जो रेन्स होता है तो वो क्या होगी, वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होगी वो लोअर लेवल में चला जाएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। ये जो डिफॉरेस्टेशन अगर ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, नेचर का जो बैलेंस होता है, ये जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज द रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉयल विल डिक्रीज। हम ऑलरेडी बोल दिया कि अगर हम ऐसे ट्रीज को काटते चले जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है, तो रेनफॉल का जो लेवल होता है वो डे बाय डे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो सॉयल का जो फर्टिलिटी लेवल होता है तो वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, moreover there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts। ओके, तो ऐसे अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काटते रहेंगे डे बाय डे, तो बहुत सारा देखो नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे है फ्लड्स और ड्रॉट्स जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बहुत फ्लड होगी, ठीक है, एंड ड्रॉट्स होगी। देखो ड्रॉट्स कैसे होगी, देखो अगर सही टाइम पे रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है, बहुत दिन अगर रेनफॉल नहीं होगी तो ड्रॉट्स तो होगी ना। ओके, we all know that the plants need carbon dioxide for photosynthesis। okay, fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by earth. The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगर तुम ऐसे पेड़ को काटते चले जाओगे डे बाय डे तो पेड़ का जो परिमाण होता है वो कम होते चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर पेड़ का परिमाण कम होता चला जाएगा तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कम लेवल पे यूज करेंगे, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक क्या लीड करेगा, ग्लोबल वार्मिंग, इससे आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या काम करेगा, तो जो रेस आता है, जो हीट रेस जो आता है उसको ट्रैप करेगा। ठीक है, अगर ट्रैप करके रखेगा हीट अर्थ में तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्या होगी, अर्थ का जो टेम्परेचर लेवल होगी वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाटर साइकिल में डिस्टर्ब क्रिएट करेगा। ठीक है, उसमें और एक इफेक्ट आएगा कि रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल में असर पड़ेगा, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा ना, ड्रॉट्स होगी, ड्रॉट्स। ठीक है, सूख जाएगा, हमारे आसपास जो एरियाज होगी वो सूख जाएगा, हम सबको पानी जो पी के हम जिंदा रहते हैं वो पानी नहीं मिलेगा हम सबको, हम जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है वो मर जाएगा भाई। ठीक है,
ऐसे डे बाय डे हम हमारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए तो पेड़ को काटते रहते हैं, लेकिन वो बात सही है, बिल्डिंग बनाओ बट पेड़ लगाना भी ज़रूरी होता है। हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखने के लिए प्लांट्स को प्लांटिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बात भी नहीं भूलना है हम सबको, ठीक है। हमारा घर का जो आसपास एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Now see, the deforestation is a major cause which leads to change in soil properties. अगर ऐसे डिफॉरेस्टेशन मतलब हम अगर ऐसे पेड़ को काटते रहेंगे तो इसमें क्या होगी, सॉयल जो होती है, सॉयल का जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाएगा ना, उसका जो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है सॉयल का, ठीक है, वो इफेक्टेड होगी प्लांटेशन के लिए और वेजिटेशन के लिए, ठीक है, वो इफेक्टेड होगी ना। वी नो ऑल हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन। देखो अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काटते रहेंगे तो सॉइल इरोशन भी होगी, ठीक है। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन एंड रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर, okay, lower hard and rocky layers. Okay, this soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. Okay, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो हम सब अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटते रहेंगे तो इसमें इसका रिजल्ट क्या आएगा ना, सॉयल इरोशन होगी, ठीक है, सॉयल इरोशन होगी। अगर कम पेड़ रहेगा हमारा तो वो ज़्यादा सॉयल इरोशन होगी, ठीक है। तो ज़्यादा पेड़ रहेगा तो सॉइल इरोशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सॉइल इरोशन होगी तो इसमें क्या होगा, देखो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉइल का तो एक लेयर होता है ना, टॉप लेयर होता है और उसका जो बॉटम लेयर होता है, ठीक है, अगर उसका टॉप लेयर रिमूव हो जाएगा, ठीक है, उसका जो बॉटम लेयर होगी तो लोअर लेयर होगी, तो वो एक हार्ड लेयर होता है और रॉकी लेयर होता है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो रॉकी लेयर होता है, ये जो हार्ड लेयर होता है, तो ये एक्चुअली लेस ह्यूमस होता है, ठीक है, ये फर्टाइल नहीं होता है, एक्चुअली ये लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। तो अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो वहाँ पर तुम प्लांटेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन, देखो क्या बोला गया है और एक बार हम इसको देख लेते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटते रहेंगे इसमें क्या असर पड़ेगा, सॉइल में सॉइल इरोशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सॉइल इरोशन मतलब सॉइल का जो लेवल होता है उसका जो टॉप लेयर होता है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रिमूव हो जाएगा उसका जो लोअर लेवल है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लोअर लेवल मतलब जो वो बहुत ही हार्ड होता है, वो रॉकी लेयर होता है, ठीक है, वो लेस फर्टाइल होता है, ओके। ऐसे ही अगर हम ऐसे बहुत पेड़ को काटते रहेंगे तो एक फर्टाइल जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं डिसर्टिफिकेशन, ओके। Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of soil. Okay, the movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. Okay, so there are floods and the other properties of soil like the nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे बात बोला गया है, अगर हम ऐसे डे बाई डे फॉरेस्ट को पेड़ को काटते रहेंगे तो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा, ओके। अगर वाटर ये जो सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो अगर डिक्रीज होता चला जाएगा उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो
और एक बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काट देंगे, ठीक है, जो वाटर सेल का ऊपर सरफेस में रहते हैं वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट होता है सॉइल का सरफेस से वो ग्राउंड पे जाता है, तो इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, ये जो इनफिल्ट्रेशन रेट तब क्या होगा ना, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगी ना, फ्लड्स ज़्यादा होगी। अगर वाटर सॉइल का जो सरफेस होता है वहाँ से अगर ग्राउंड पे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर में वो प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, उसमें फ्लैट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट होगी, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और कुछ सॉइल का प्रॉपर्टीज़ है, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट है, टेक्सचर है, वो भी चेंज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ को काटते रहेंगे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब हम दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए गुड बाय, टाटा।